अस्सलामुअलैकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब और आप लोग देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो दी बॉटम लाइन। तमाम लोग नॉन वेजिटेरियन बन जाएं, जानवरों को मत काटो, जानवरों को मत खाओ, एनिमल राइट्स, इस तरह के बहुत से नारे। और आजकल चूँकि ट्विटर का ज़माना है तो ट्विटर कैंपेन्स हम अक्सर सुनते रहते हैं और इस तरह के नारे दुहाइयाँ जो है ख़ास तौर से मुसलमानों की ईद उल अज़हा के टाइम पर ज़्यादा उठने लगती है। हाल ही में इसी महीने के शुरुआत में एक वर्ल्ड लेवल की मशहूर एनिमल राइट्स की तंजीम पेटा ने लखनऊ, दिल्ली और दीगर शहरों के सड़कों पर एक बड़ी होर्डिंग लगाई थी। उस होर्डिंग में एक जानिब एक बकरे की तस्वीर थी और दूसरी तरफ लिखा हुआ था कि मैं जीव हूँ, मांस नहीं, मेरे प्रति अपना नज़रिया बदलिए। ये नारा जैसे ही आया, ख़ास तौर से ईद के मौके पर डाला गया, और ईद के मौके पर डाला गया तो किसको टारगेट करते डाला गया वो भी समझने वाली बात आसान है, तो कंट्रोवर्सीज़ फैली। अब हम कंट्रोवर्सीज़ की बात ना करते हुए इस तरह के जो बहुत से नारे और ऑब्जेक्शंस उठते हैं, जैसे हम देखते हैं कि ख़ास तौर से काऊ स्लॉटरिंग को लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शंस उठते हैं। उसमें बीजेपी के अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, बजरंग दल वगैरह, इसमें ख़ास तौर से निशाना अगेन मुसलमानों को बनाया जाता है। जबकि हकीकत ये है कि भारत में जहाँ कई सारी स्टेट्स में काऊ स्लॉटर या बीफ बैन है, वहीं कई सारी बीजेपी गवर्नड स्टेट में वो बैन नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जैसे गोवा को ले ले तो गोवा का एक स्पेशल फ़ीचर है, बीफ को पेश किया जाता है टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको पेश तो किया जाता है रिलीजियस उन्वान से, दिल के दर्द के उन्वान से, समाजी उन्वान से, लेकिन बहरहाल ये मुद्दा जो है पॉलिटिकली ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हम वो पॉलिटिकली बात ना करते हुए जो ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं उनका आज हमारी इस वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि भारत जिस मुल्क में ख़ास तौर से बीफ बैन को या गाय की हिफाजत को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में मामला दर्ज है, वहाँ पर जो है क्या हाल है बीफ का, एक्सपोर्ट का, कंजम्पशन का, स्लॉटरिंग का, हम पहले उस डेटा को देखेंगे। इसमें एक और चीज़ की बात कर लें कि जहाँ जब ये इस तरह के दावे उठते हैं कि इसको बैन किया जाए या स्लॉटरिंग को रोका जाए और उसमें निशाना मुसलमानों को बनाया जाता है, और हमने जैसे पहले कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, कोई समाजी या दूसरा मुद्दा नहीं है, तो उसकी दलील हमको इससे भी मिलती है कि मुस्लिम उलमाओं ने एक वक्त में या अभी भी गवर्नमेंट से डिमांड की है कि गाय, चूँकि इसके नज़दीक, हिंदुओं के नज़दीक इसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, रिलीजियस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसको एक नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया जाए भारत के लिए। और नेशनल एनिमल का मतलब ये है कि ना फिर इसका ना इसको काट कर खाना पॉसिबल हो, ना किसी और किस्म का एक्सप्लॉयटेशन हो। एक्सप्लॉयटेशन में फिर ये चीज़ भी शामिल हो जाती है कि दूध भी ना निकाला जाए। ये चूँकि नेशनल एनिमल हो तो कोई इसको हाथ ना लगाए, ये फ्री घूमे फिरे, इसलिए कि दूध निकालने के नाम पर भी कई सारे व्यापारी जो है वो एनिमल का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इंजेक्शंस देते हैं या फ़ायदे के लिए चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है। अब पेटा की तरफ आते हैं तो पेटा है क्या, ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ना जानते हो तो पेटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल राइट्स के लिए काम करती है, हर किस्म के एनिमल के लिए, जिसका मानना या जिसका मकसद ये है कि एनिमल्स के हर किस्म का एक्सप्लॉयटेशन, फिर चाहे वो किसी सर्कस या ज़ू में इस्तेमाल को लेकर हो, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन जानवरों का इस्तेमाल हो, या फिर खाने के लिए काटना हो, हर किस्म के इस्तेमाल पर पाबंदी लगनी चाहिए। तमाम एनिमल्स को आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी के हिसाब से उनको रहने देना चाहिए, और उनको इससे मुताल्लिक़ वो जो है बेदारी भी पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं। प्रोटेस्ट अक्सर उनके जो है बहुत ज़्यादा यूनिक भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वल्गर प्रोटेस्ट भी उनके होते हैं। तो अब अगर बात भारत की ले, और जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि टारगेट ख़ास तौर से मुसलमानों को किया जाता है, तो नंबर एक चीज़ ये कि एक लंबे अरसे से भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में, अभी हम सिर्फ बीफ की बात कर रहे हैं, पेटा के उन्वान से तो सब आ जाते हैं, हर किस्म का एनिमल आ जाता है, बकरा, मुर्गी, मछली, हर किस्म का जानवर उसमें आ जाता है। लेकिन अगर अभी सिर्फ बीफ को ही हम काउंट करना शुरू करें तो एक लंबे अरसे तक भारत जो है पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर था।
लेकिन टाइम मैगज़ीन की मार्च 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से, जब मोदी जी जब हुकूमत में आए थे 2014 में, तो उसके बाद स्लॉटरिंग हाउसेस की क्वांटिटी के हिसाब से तो भारत दूसरे नंबर पर था और ब्राज़ील पहले नंबर पर। बीफ एक्सपोर्ट में भी ब्राज़ील जो है पहले नंबर पर है। लेकिन मार्च 2015 की ये टाइम मैगज़ीन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत पहले नंबर पर आ चुका था, यानी वो विश्व गुरु बन गया था या उसने ग्रोथ हासिल कर ली थी बीफ एक्सपोर्ट को लेके। तो एक्सपोर्ट के मामले में भारत का ये मामला है। अब ऑब्जेक्शन ये उठाया जा सकता है कि चूँकि भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो यही लोग काटते हैं, यही लोग खाते हैं, तो एक्सपोर्ट भी यही करते होंगे। तो अब थोड़ा सा दूसरी हकीकत की तरफ से आ जाएँ। 2015 ही की रिपोर्ट है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, siyaasat.com है, muslimmirror.com है, इंडियन एक्सप्रेस कहीं और जगह भी आई है। उसके मुताबिक जो कंपनीज़ बीफ को एक्सपोर्ट करती है, तो जान लीजिए उसमें से टॉप 4 कंपनीज़ के ना ओनर्स मुस्लिम हैं और ना किसी तरह से मुस्लिम्स उसमें इन्वॉल्व है उसकी ओनरशिप में या उसके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे टॉप पर जिस कंपनी का नाम उस रिपोर्ट में आया था, अच्छा ख़ास तौर से नाम भी अरबिक स्टाइल में रखे गए हैं जिससे आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे पहला नाम मुंबई की कंपनी का है जो अल कबीर एक्सपोर्ट्स है, जिसके मालिक जो हैं वो सतीश और अतुल सब्रवाल है। दूसरी कंपनी जो दूसरी एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर आती है वो भी मुंबई की है, उसका नाम अरेबियन एक्सपोर्ट्स है, उसके मालिक का नाम सुनील कपूर है। तीसरी कंपनी दिल्ली की है जिसका नाम MKR फ्रोज़न फूड्स है, जिसके ओनर मदन अबॉट बताए जाते हैं। चौथी कंपनी चंडीगढ़ की है जो PML इंडस्ट्रीज़ के नाम से है, जिसके मालिक AS बिंद्रा बताए जाते हैं। तो देखिए 4 जो टॉप एक्सपोर्टर्स है भारत के, वो चारों के चारों मुसलमान नहीं हैं। तो ये जो इल्ज़ाम बार बार लगाया जाता है पॉलिटिकल उन्वान से, माहौल को, हालात को ख़राब करने के उन्वान से, तो एक ये दलील तो आपके सामने आ जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ आते हैं कि क्या सिर्फ मुसलमान ही कुर्बानी करते हैं, क्योंकि अभी जो मुद्दा पेटा ने उठाया होर्डिंग लगा के, वो कुर्बान, चूँकि ईद उल अज़हा करीब आने वाली है, मुसलमानों की दूसरी अहम ईद आने वाली है, उस उन्वान से उठाया है। तो क्या सिर्फ मुसलमान ही जानवरों को कुर्बान करते हैं? तो ये बात भी गलत है। फैक्ट्स में ये बात भी शामिल है कि दीगर मज़ाहिब में भी, दीगर रिलीजन्स में भी ये रिचुअल्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिमाचल प्रदेश में बकरे और भैंस की बलि देना बहुत आम बात है, पशुपति नाथ मंदिर के उन्वान नाम से। यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी में बलि दी जाती है एक त्यौहार के मौके पर कि एक वक्त को हाई को खुद से इंटरवीन करके उसको रोकना पड़ा था, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी स्लॉटर हो रही थी। स्लॉटरिंग से हट के अलग अलग जगह त्योहारों में बेरहमाना तरीक़े से इस्तेमाल, वो जली कट्टू का हो या दूसरा हो, वो तो बहरहाल मौजूद है, मीडिया में आता रहता है। इसके अलावा अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो जैसे नेपाल को ही ले ले, तो नेपाल में गधीमई नामी एक त्यौहार है। उस त्यौहार में हर साल लाखों जानवरों को काटा जाता है, सिर्फ काटने का मामला इस त्यौहार के तहत होता है। फिर हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अजीब अजीब किस्म के रिचुअल्स हैं। एक आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें तो देखेंगे कि एक समंदर किनारे लोग जमा होते हैं और हज़ारों डॉल्फिन्स को काट डालते हैं और पूरा का पूरा आपको समंदर का वो एरिया लाल सुर्ख नज़र आता है, खून में भरा हुआ। तो ये अजीब किस्म के रिचुअल्स है। कोई खाने के लिए नहीं काट रहा है, किसी और मकसद के लिए नहीं काट रहा है, बस एक रिचुअल है और मज़े के लिए काट रहे हैं और फेंक रहे हैं। ये रिचुअल्स भी मौजूद है। इसके अलावा दीगर ममालिक का मामला देखें, अब मुसलमानों को अगर लिया जाए तो मुसलमानों के पास सिर्फ मछली, बकरा, भैंस वगैरह का गोश्त, यही चीज़ें हैं। बाकी इस मुल्क में या दीगर पूरी दुनिया में सूअर भी बड़ी तादाद में कटता पकाया जाता है, वो मुसलमानों के पास प्रोहिबिटेड है, हराम है। चीन में ऐसी ऐसी चीज़ें पका के खाई जाती है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। ज़रा सा यूट्यूब में जाकर देख लीजिए, वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ को खाते हैं, सांप को खाते हैं, हर किस्म का जानवर वो पकाकर खा लेते हैं। तो उनके बारे में तो और क्या बात करें। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं इन ऑब्जेक्शंस को लेके। सिर्फ अगर बीफ की हम बात करें तो बीफ के मामले में भारत चूँकि दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और एक टाइम पर वो फर्स्ट रैंक पर भी आ गया था एक्सपोर्ट के मामले में बीफ को लेकर, तो भारत से जो बीफ एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा वियतनाम में इंपोर्ट किया जाता है। यानी भारत का एक्सपोर्ट किया हुआ बीफ 52.17% सिर्फ वियतनाम इंपोर्ट करता है। वियतनाम का मेजॉरिटी का मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है? वो बुद्धिज़्म है, जो बहुत ज़्यादा नरमी वाला, इंसान पसंद वाला मज़हब है। वहाँ की जो है आबादी 52% भारत का जो बीफ है वो इंपोर्ट करके खाती है।
इसी के साथ जो दीगर कंट्रीज़ भारत से इंपोर्ट करते हैं उनमें बहरहाल मलेशिया, यूएई, इराक़ वगैरह का नाम तो शामिल है, लेकिन उसी में फ़िलिपाइन का नाम भी शामिल है टॉप 10 इंपोर्टर्स में। तो फ़िलिपाइन में मेजॉरिटी किसकी है वो थोड़ा सा गूगल में जाके सर्च कर लें, तो ये इल्ज़ाम भी अगेन जो है फैक्ट्स की बुनियाद पर कट हो जाता है। अब अगर हम मुल्क के बाहर से थोड़ा अंदर आ जाएं, मुल्क के अंदर का हाल देखना शुरू करें, तो हमारे मुल्क में एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा बीफ कंजम्पशन मेघालय में किया जाता है। अब मेघालय के स्टेट की आबादी भी मेजॉरिटी क्या है, कौन है, वो भी आपको पता है, नहीं पता होगा तो ज़रा गूगल से मालूमात ले लें। केरला में जो है मेघालय के बाद बहुत ज़्यादा बीफ का यूज़ किया जाता है, बीफ बहुत फ्रीली वहाँ पे इस्तेमाल में आता है, तो केरला के मामले में से भी आप जानते हैं। एक वेबसाइट जो है statista.com के नामवान से, इसने जो डेटा दिया है, डेटा अलग अलग सालों का दिया है कि हर साल भारत में कितना कितना मेट्रिक टन बीफ कंज्यूम हुआ, भारत के अंदर कंज्यूम हुआ, वो डेटा दिया गया है। हर साल आप देखेंगे कि बहुत बड़ी ग्रोथ होती जा रही है। मैं सिर्फ 2019 का डेट की ही फिगर आपके सामने रखूँगा। 2019 में भारत में 2687 मेट्रिक टन बीफ कंज्यूम हुआ था। अब इतनी ह्यूज क्वांटिटी सिर्फ बीफ की बात की जा रही है, इसके अलावा मटन है, फिर चिकन है और फिश है, इनकी क्वांटिटी तो बिल्कुल अलग ही है। एक फिगर ये भी आया था कि भारत में जो है 6.6 kg पर कैपिटा फ़िश कंज्यूम होती है। तो ये इतनी जब क्वांटिटी का गोश्त अगर मिला लिया जाए तो सिर्फ 20 करोड़ मुसलमान तो कंज्यूम नहीं कर सकते। उसको भी और क्रॉस चेक करने के लिए एक डेटा ये है कि भारत की 80 मिलियन आबादी नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज खाती है। अब भारत में सिर्फ मुसलमानों की आबादी नहीं है, और उसमें से भी जो है वो हिंदू आबादी का हिस्सा है जो बीफ को या गोश्त को, नॉन वेजिटेरियन है कम से कम, वो अलग अलग जो नॉन वेजिटेरियन के हिस्से हैं उसको कंज्यूम करता है। इसके अलावा और अगर किसी को नज़रें अपनी फैलानी है तो ज़रा KFC के शोरूम्स में जाके देख लें, वो मैकडोनल्ड को जाके देख लें कि उन शोरूम्स में या वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स उनके हैं वहाँ पे कौन जाकर खाने के लिए बैठता है। जहाँ चिकन सर्व होता है, कहीं पे और कुछ फ़िश भी सर्व होता है, तो वहाँ पे जो गोश्त एनिमल राइट्स के उन्वान से फिर कौन वहाँ पे अदर रिलीजन्स के लोग भी मौजूद होते हैं या नहीं, ये भी आप देख सकते हैं। एक और चीज़ है कि बचपन से बच्चों को किताबों में, साइंस की बुक्स में एक फूड पिरामिड पढ़ाया जाता है। हमको भी पढ़ाया गया है, आपने भी पढ़ा होगा। उस फूड पिरामिड में बताया गया है कि कैसी कुदरत ने चेन मेंटेन रखी है, घास को कौन खाता है, फिर उसके बाद उसको कौन खाता है। इस तरह की चेन जो है ये नेचुरल बैलेंस है। ये नेचुरल बैलेंस अगर बिगड़ेगा तो इम्बैलेंस की वजह से चीज़ें कितनी ख़राब होगी या नेचर किस तरफ जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साइंस खुद बताती है, ये सिर्फ ज़बरदस्ती के जज्बातों वाली बात भी नहीं है, ये एक फैक्ट्स वाली बात है। तो आप उस फूड चेन के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि ये नेचुरल ज़रूरत है। इसके अलावा जो है, जो एनिमल स्लॉटरिंग के बाद ये सिर्फ खाने के मकसद से भी इस्तेमाल नहीं होती। हम देखते हैं कि जानवर के जो पार्ट्स है वो अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कपड़े हों, जैकेट्स हों, बेल्ट्स हों, वॉलेट्स हों, इस तरह की चीज़ें से लेकर जो है वो मेडिसिन का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बल्कि बहुत सारे मामलात में इतना सस्ते में जो मेडिसिन बन जाती है वो दूसरी चीज़ों की वजह से नहीं बन पाती, तो वो खुद एक सहूलत ह्यूमैनिटी को देती है। तो सिर्फ खाने की हद तक का मामला नहीं है, बल्कि मेडिसिन का भी मामला है। और जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ एक रिलीजन में कंज्यूम नहीं होता है, दीगर के पास भी इसका कहीं ना कहीं मौजूद है। हम देखते हैं, अच्छा ख़ास तौर से सिर्फ ईद के मामले में कंजम्पशन नहीं होता, सिर्फ ईद एक त्यौहार नहीं है जहाँ पर इसको खाने के लिए इस्तेमाल। अब आते हैं पेटा की तरफ। पेटा के कुछ ऑब्जेक्शंस पर कि हमने यहाँ जवाब देने की कोशिश करें। हो सकता है पेटा कहे कि भाई हम मुसलमान क्या हर किस्म के मज़हब के खाने के ख़िलाफ़ है, हम तो चाह रहे हैं कि कोई ना खाए, कोई बलि ना दे, ना दवाओं इस्तेमाल हो, कहीं इस्तेमाल ना किया जाए। तो पेटा हमारे ये चंद मोटी बुद्धि वाले सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं है, मोटी बुद्धि के सादे सीधे से सवाल है। उसके जवाब दे दे तो शायद हमको भी तसल्ली हो। पहला सवाल कि अगर ना काटा जाए तो जो क्वांटिटी सड़कों पर घूमेगी, आप इमेजिन कीजिए कि कितना टन कंज्यूम हमने देखा। 2019 का 2687 मेट्रिक टन कंज्यूम हुआ एक साल में। उसके बाद हम आसपास जो है जानवरों की आबादी नज़र आती है। अगर ये कंजम्पशन को हम ज़ीरो कर दें, एक दिन के लिए पेटा को अथॉरिटी दे दे एक मौके के लिए और ज़ीरो कर दे,
अब इमेजिन करिए कि जो सड़कों पर, गलियों में, मैदानों में, हर जगह जो जानवरों की क्वांटिटी नज़र आएगी, उनको फिर कौन संभालेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि गौशालाओं के नाम पे लोग पॉलिटिक्स भी करते हैं और उसमें जो दुर्गति होती है वो कई सारी खबरों ने पेश भी किया है। अभी ये 15-20 दिन पहले गुजरात में जो बहुत सख्त बारिश आई थी और वहाँ पे सड़क पर बहुत तेज़ी से पानी बहा था, तो एक गौशाला बह गई और उसके अंदर की तमाम गायें इतनी तेज़ी से बहकर निकल गई और उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं। तो उनका ख्याल की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पेटा लेगा? फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर ना काटा जाए और अलग चीज़ों इस्तेमाल ना किया जाए तो बाकी चीज़ों को तो छोड़ दिए, चलिए कि भी खाने का इस्तेमाल ना हो, पहनने में ना हो, मेडिसिन के मामले में आप क्या करेंगे? आप कह तो सकते हैं बैठे बैठे कि भाई कोई दूसरा अल्टरनेट तलाश करो, लेकिन उतना आसान, उतना सस्ता, उतना अच्छा अल्टरनेट आप तलाश करके ला के दे दो तो शायद दुनिया बंद कर दे। सिर्फ एहतजाज करने से तो बात नहीं बन सकती। दूसरा सवाल हमारा ये है। तीसरा ये है कि चूँकि पेटा जो है वो तो तमाम जानवरों के राइट्स की बात करती है, तो ठीक है, ऐलान कर दिया गया है कि किसी के लिए दुनिया में ये जो जानवर है, बकरा हो, गाय बैल हो, भैंस हो, मुर्गी हो, मछली हो, किसी को काटा नहीं जाएगा, किसी को हाथ नहीं लगाया जाएगा। अब दूसरा सेक्शन आ जाता है कार्निवरस एनिमल्स, जो जानवर खुद गोश्त पर ज़िंदा रहते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? आप तो तमाम जानवरों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं, तो सेव द टाइगर कैंपेन के लिए क्या अलग से कोई चीज़ होगी, या ऐसा कुछ हो जाएगा कि एक नई तंजीम काम करेगी जो सिर्फ जो इस तरह जो घास खाने वाले जानवर हैं उनके हक़ के लिए काम करेगी, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कार्निवरस एनिमल्स के लिए काम करेगी? क्या ऐसा मुमकिन है? या यही है कि पेटा का एक डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग इस तरह कार्निवरस के लिए अलग और इनके लिए अलग काम करेगा? तो इसका जवाब दे कि फिर कार्निवरस एनिमल्स को ज़िंदा रखने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि अगर आप उनके हुक्म के लिए इंसानों को अलाउड नहीं कर रहे हैं तो फिर जानवरों को खाने के लिए कैसे अलाउड करेंगे? ये तीसरा सवाल जो है पेटा से हमारा है, वो इसका जवाब दे दे। चौथा सवाल ये है कि जब आप पाबंदी लगा देंगे तो इसके नतीजे में जो फसलों को नुकसान पहुंचता है और होता है, आप जाइए गूगल में रिपोर्ट सर्च कीजिए कि जब इवन आप रिसेंट का देख लीजिए मामला कि यूपी में जो बैन के बाद किसानों ने बाहर आकर निकल कर कहा कि हमारे जब क्वांटिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो ये हमारे फसलों को, हमारे खेतों को इतना नुकसान पहुंचा रही है कि वो कई गुना ज़्यादा है, और उसके लिए पूरे के पूरे खेतों को बाउंड्री वॉल बनाना पड़ रही है। वो खर्च अलग है, किसान वो कहाँ से बियर करेंगे? इसके अलावा ये बात भी फैक्ट है जो किसानों ने आगे बढ़कर आकर कही है, वो किसान मुसलमान नहीं थे, वो इस भारत का एक आम किसान था, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला। वो ये कि गाय भी एक स्टेज पर आने के बाद, जब दूध देने तक का काम होता है, एक स्टेज पर आने के बाद वो दूध नहीं दे पाती, तो ना वो किसान के काम की होती है ना किसी और के काम की होती है, तो वहाँ फिर उसको संभालना पालना वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस पर भी किसानों ने आकर दुहाइयाँ दी है कि हम कैसे ज़िंदगी गुजारे, कैसे चीज़ों को जिए। तो क्या फसलों के लिए अलग से कोई तंजीम बनाना पड़ेगी फसल राइट्स के नाम से या खेतों के राइट्स के नाम से? क्योंकि नुकसान ज़रूर फसलों को होता है, लेकिन असल नुकसान एक किसान उठाता है और ख़बरें हमको ख़ुदकुशियों के उन्वान से आती रहती है। और पांचवी चीज़ ये कि दवाओं या दीगर चीज़ों में इस्तेमाल के उन्वान से कि इनके बारे में वो क्या कहेंगे, इनकी ज़िम्मेदारी के बारे में पेटा क्या कहेगा। तो ये हमारे चंद मोटी बुद्धि के सवालात हैं, इसका जवाब जो है पेटा हमको दे दे। और अगर पेटा इसके बाद भी जवाब दिए बग़ैर अगर अपने एहतजाजों पे जारी रहती है तो लगता है कि पेटा में इंसानियत कम और जानवरियत शायद ज़्यादा है, क्योंकि उनको इंसानों का ख्याल ज़्यादा नहीं है, जानवरों का ख्याल ज़्यादा है, इलॉजिकल अननेचुरल डिमांड्स की वजह से। क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अभी आपके सामने रख दी। अब हमारे इस वीडियो के आखिरी पार्ट की तरफ हम चलते हैं कि इस्लाम में क़ुरबानी का क्या मामला है। मैं बहुत ज़्यादा डीप चीज़ों में नहीं जाऊंगा, बहुत ऊपर ऊपर ही कुछ चीज़ों में लेकर आऊँगा। लेकिन नंबर एक चीज़ तो ये कि जो ईद क़ुरबानी होती है, इस उन्वान से चूँकि ये मुद्दा उठा है, होर्डिंग्स लगी हैं और हमेशा उठता भी पॉलिटिकली सिर्फ इसी उन्वान से ज़्यादा है, तो क़ुरबानी इस्लाम में मुसलमान ख़ुद की ज़ात के ख़ुद के अपने लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने रब की खुशी के लिए करते हैं। और रब की खुशी में भी ये मामला इस्लाम में दर्ज है कि वो काट कर वो जो कुछ चीज़ मौजूद है सामने, वो उसके रब तक नहीं पहुंचता, सिर्फ वो सेक्रीफाइस का जज्बा पहुंचता है कि आप सेक्रीफाइस करने वाले हों, आप सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक ना हो, आप दूसरों के लिए काम करने वाले हों। इसीलिए जो चीज़ कटती है, जो गोश्त के लिए काटा जाता है, उसमें भी आप सारा का सारा आदमी खुद नहीं रख सकता, वहाँ खुदगर्जी को काटा गया है।
बल्कि वो उसका 3 हिस्से करेगा। एक हिस्सा अपने लिए रखेगा, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को ले जाकर देगा, एक हिस्सा गरीबों में जाके बांटेगा जो उसके रिश्तेदार नहीं है। तो यहाँ एक हमदर्दी का जज्बा है, सोसाइटी का कंसर्न है, दूसरे इंसानों का ख्याल रखने वाला कंसर्न ये ईद हमको सिखाती है। दूसरी चीज़ ये कि अब इस पर हो सकता है कि कुछ सेकुलर्स को ऑब्जेक्शन हो, तो सेकुलर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसी तरह रिलीजियस वालों को भी कई सेकुलर चीज़ों पर ऑब्जेक्शन हो सकता है। सिर्फ ऑब्जेक्शन उठाने से बात नहीं बनती, आप अननेचुरल चीज़ों को के साथ ऑब्जेक्ट करते रहेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कहा कि अपनी खुशी के लिए नहीं करते बल्कि अपने रब की खुशी के लिए करते हैं, ख़ुद के लिए नहीं करते बल्कि इसमें दूसरों का हिस्सा भी होता है। तीसरी चीज़ ये कि जब कुर्बानी की जाती है तो सबसे शानदार और अच्छा तरीक़ा कुर्बानी का इस्लाम में डिफ़ाइन किया गया है कि ऐसा करो कि जानवर को कम से कम तकलीफ़ हो, कम से कम तकलीफ़ में उसको ज़ुबा कर दो। हम दूसरे जो तरीक़े देखते हैं बलि देने के, या आप ज़रा जाकर वो डॉल्फिन को काटने का तरीक़ा देखिए या और देखिए जिसमें जानवर को कितनी तकलीफ़ें होती है, वो तरीक़ों की शदीद मुखालिफत है। बल्कि ऐसा तरीक़ा है जो कम से कम तकलीफ़ के अंदर कुर्बानी का मामला हो जाए। और चौथी चीज़ ये कि बिना वजह स्लॉटरिंग की इजाज़त नहीं है कि आप बस काटे और फेंक दें। कोई बिना वजह काट कर फेंका रहेगा तो उसकी इजाज़त नहीं होगी, किसी मकसद के लिए ही इजाज़त दी जाएगी और मकसद भी सूटेबल मकसद होगा। ये 4 बेसिक, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्लाम में मौजूद हैं जिसको पेश किया गया। मैं यहाँ सिर्फ इस वीडियो से रिलेटेड मैंने वजूहात को सामने रखा है। अब अगर आप वाकई इंसाफ पसंद हैं, वाकई लॉजिकल है, वाकई प्रैक्टिकल है और नेचुरल चीज़ों को काउंट करते हैं, तो ये फैक्ट है कि दुनिया की तमाम चीज़ें जो हैं वो इंसान के लिए दी गई है, ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए दी गई है। हाँ, आप इन्वायरमेंट एक्सप्लॉइट करते हैं, आप दूसरे चीज़ों का, ज़मीन का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, वहाँ पे इस तरह के राइट्स की बातें बहुत ज़्यादा नहीं आती, कुछ लोग वहाँ पे भी उठाते हैं। लेकिन जितनी दुनिया की चीज़ें हैं वो इंसान के लिए दी गई हैं कि वो उसका बेहतर इस्तेमाल करे, प्रॉपर इस्तेमाल करे, एक्सप्लॉइट ना करे। ये नेचुरल और इस्लामिक कंसेप्ट है और उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप इंसाफ के साथ सोचेंगे तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह के ना एहतजाज होंगे, इस तरह के नारेबाजी होगी और इस तरह के आजकल ट्विटर कैंपेन्स होंगे। तो ये थी हमारी कोशिश, चूँकि ईद करीब है इसलिए हमने आपके सामने पेश की। हमारी कोशिश कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमको ख़ास तौर से बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। खुदा हाफिज़।